हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। लेकर के रीजनिंग का 17 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर है उसके रीजनिंग का मैं यहां पर पूरा फुल डिस्कशन लेकर के आया हूं। आपको और किसी के पास आपका पूरा डिस्कशन नहीं मिलेगा, टुकड़ों में मिलेगा। तो उन्होंने जो क्वेश्चन उस टाइम पे आए उन्होंने वो करा दिए, बट उन्होंने पूरी तरीके से उसको उस तरीके से सॉल्व नहीं किया ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं, आपको आंसर की पूरी मिल जाए। ठीक है, मैं यहाँ पर पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन लेके आया हूँ। 55 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, पूरे 55 के 55 यहाँ पर मैं डिस्कस आपके साथ करूंगा। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, आप एक जांच अधिकारी हैं। एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वह आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। तो आपको क्या करना चाहिए? भाई जांच में जो भी जांच है उसमें अधिकारी आप हैं और एक प्रतिष्ठित यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा बंदा है कि एक अच्छी हस्ती है, प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता है, वो यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है। तो वो है आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए, मतलब आप ऐसे बोल दो आशीर्वाद और धन, मतलब ये चाहता है कि हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं और धन की पेशकश कर रहा है, दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने के लिए अनुरोध करता है। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है, प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। अगर देखो आप हैं पुलिस में हैं तो आपको बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। आपको यहाँ पर धन की पेशकश और ये सारी चीजों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यौन शोषण की बात है। यौन शोषण किया है और उस कांड में फंसे हो तो बेटा तुम्हारा पत्ता तो कटेगा। मुकदमा क्षति को सीमित करने में नेता की आंशिक रूप से सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए भाई। ये नेता ही सबसे भ्रष्ट है हमारे देश में, इनकी तो बिल्कुल ही वो ना करो। कानूनी रूप से निष्क्रियता का वादा करके पीड़ित तक पहुंच में गुप्त रूप से सहायता, ये भी बिल्कुल गलत बात। मानक मानदंडों का उल्लंघन करते हुए, उल्लंघन भी आप नहीं कर सकते क्योंकि आप भी फंसोगे, क्योंकि जो उस जांच के मानदंड होंगे, जो रूल बनाए गए होंगे, उनका आप उल्लंघन करोगे, व्यक्तिगत रूप से अब योजना चलाना चाहिए, तो ये फिर आप फंस जाओगे, आपकी उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। हालांकि कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें हम डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको देखो जो ये वाले क्वेश्चन है ना, इसमें ये शायद 12 से 13 क्वेश्चन है। ठीक है, 12 से 13 क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे यही बोलूंगा कि 12 से 13 में मैं यहाँ पे एक तरीके से 3-4 इसमें क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके डिस्कशन में थोड़ी दिक्कत होगी। हो सकता है हम उनका आइदर और वाला आंसर बोलें, या तो ये सही होगा। आपको उनका कंफर्म करना पड़ेगा जब आपकी आंसर की आ जाएगी बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो बाकी डिस्कस हम आपसे सब सारे के सारे करेंगे, आप कौन से करके आए हो कौन से करके नहीं आए हो। अगला है, ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करते समय आपको क्या, ऑनलाइन कट्टरपंथ है सोशल मीडिया, ऐसे विषयों पर साइकोमेट्रिक एनालिटिक्स चलाने के लिए, साइकोमेट्रिक का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, प्रतिक्रियाएं आकर्षित करने के लिए भड़काऊ पोस्ट करने वाले अंडर कवर, ये भी नहीं, उसके रूप में आपको कार्य नहीं करना। सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित स्निपेट्स, देखो यहाँ जो स्निपेट्स है, स्निपेट्स का मतलब है यहाँ पर जो छोटी छोटी खबरें होती हैं, छोटी खबर को बोलते हैं स्निपेट्स। यानी छोटी छोटी जो खबरें हैं असत्यापित का मतलब अनवेरिफाइड हैं, उनको चैनलों के साथ साझा करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात। पैटर्न विश्लेषण के लिए विशेष फोरेंसिक परामर्शदाता अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज तो भड़काऊ पोस्ट थी, तो यहाँ पर पैटर्न विश्लेषण के लिए, तो जो ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की है उसकी जांच है, तो जो कट्टरपंथ है विशेष फोरेंसिक परामर्शदाता अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, पैटर्न को आपको वहां पर समझना चाहिए। यूज स्पेशलाइज्ड फोरेंसिक काउंसलर इनसाइट फॉर पैटर्न एनालाइज, उसको आपको पकड़ेंगे, उसको करेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छे से ये चीज पकड़ में आ जाएगी। तो यानी हम यहाँ पर आंसर कौन सा, डी करेंगे। ठीक है, आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक हैं जो संगठित अपराधों और गिरोहों से निपटती है। आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं। किस में कार्यरत हैं? संगठित अपराधों और गिरोहों से निपटाती है उस शाखा में। ठीक है, हालांकि नीति में बदलाव हुआ, नीति का मतलब है आपकी पॉलिसी, पॉलिसी चेंज के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों से निपटना होता है। आपको लगता है कि यह काम चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद
काम है, कम चुनौतीपूर्ण और फ़ायदेमंद काम है, तो आपको क्या करना चाहिए? मतलब आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर चुनौती बहुत ज़्यादा चुनौती आती थी, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ेस करना पड़ता था। यहाँ पर कोई ऐसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और फ़ायदेमंद वाला काम है, तो ऐसे में क्या करोगे? नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का प्रयोग करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दी, आपको लगता है कि यहाँ पर चंद कम चुनौतीपूर्ण काम है और फ़ायदेमंद है, तो सीधी-सी बात है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, नीति परिवर्तन को चुनौती देनी चाहिए। चुनौती क्यों दें? जब हमको पता है कि यहाँ पर हमको कम चुनौतीपूर्ण और फ़ायदेमंद ये काम है, तो हम क्यों बेवजह जाएँगे? क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर फ़ायदेमंद काम है, तो हम इसमें क्यों उनके खिलाफ एक तरीके से वो करेंगे, है ना? तर्क उनको देंगे कि हम अपने कौशल का अनुभव यहाँ पर नहीं दिखा पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। या तो फिर आपको ये नहीं लगना चाहिए था जो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपने यहाँ पर दिया। दूसरा, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और अपराध शाखा इकाई में अपने संपर्क और भागीदारी, ये भी बिल्कुल, भागीदारी क्यों बनाए रखना? जब उस डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है, पॉलिसी के तहत आपका डिपार्टमेंट चेंज हो गया, तो पिछले वाले से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और जल्द से जल्द अपराध शाखा इकाई में वापस जाने के तरीकों की तलाश करनी चाहिए। अब देखो, एक तरफ आप ये भी कह रहे हो कि ये फ़ायदेमंद काम है, तो हम फिर वहाँ जाएँगे क्यों? वहाँ पर हम क्यों जाएँगे? जल्द से जल्द अपराध वहाँ पर हम क्यों जाएँगे? तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, तो पहला वाला सही। एक तरफ आपको लगता है कि ऐसे-ऐसे है, लगता है तो फिर अपने कौशल और अनुभव का यहीं इसी में आप उसको छोड़ो और यहाँ पर आ जाओ। नेक्स्ट नंबर यहाँ पर है, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुँचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखो ये कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा की जो प्रायोरिटी है तब मतलब एक तरीके से पीक पे होती है, जो सुरक्षा वहाँ पर करनी पीक पे तभी होती है जब आपके जीवन साथी यानी आपकी पत्नी किस गंभीर दुर्घटना से शिकार हो जाती हैं, जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। आपको उस समय क्या करना चाहिए? परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश ले लेना चाहिए। देखो ये यहाँ पर बोल रहा है चरमोत्कर्ष मतलब पीक पॉइंट पे है, तो आप ये नहीं कर सकते हो। ध्यान भटकाने से बचने के लिए परिवार को सूचित करने में देरी, ये भी गलत है। पारिवारिक प्राथमिकता के लिए डिप्टी को पूरा प्रभार सौंप देना चाहिए। यहाँ पर भी ये गलत। रणनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित, ये बिल्कुल सही है। हम वहाँ पर भी डिवाइड कर देंगे, कई चीज़ें हैं। विशेषज्ञता मतलब स्पेशल कौन-कौन है, उनको आवंटित कर देंगे। आप ये देख लो, आप ये देख लो, आप ये देख लो। उस तरीके से करके रणनीति एक बना के, एक मतलब स्ट्रैटेजी बना के, स्ट्रैटेजिकली आप वो चीज़ें करके फिर आप अपने घर पे भी जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं। अल्पसंख्यक हैं, वो धार्मिक घृणा मतलब उन कुछ ऐसा उनका धर्म होगा, उसकी घृणा अपराध की रिपोर्ट करते हैं, ठीक है? अभियोजन फास्ट ट्रैक करते हुए अनकरणी सजा की घोषणा, सीधे सजा यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। कट्टरपंथी वैचारिक समूहों पर ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी करनी चाहिए। ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ तो सीधे-सीधे आपके उस जिले में घृणा अपराध की रिपोर्ट है, उस तरीके से आता है, तो ऑनलाइन का मतलब नहीं। नफ़रत भरे पोस्टों की बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करने के लिए जिला साइबर गश्त लागू करनी चाहिए। ये भी कहीं न कहीं वैसा है। एक चीज़ है ये सामुदायिक नेताओं, वहाँ पर जो समुदाय में जो नेता हैं, नेताओं को शामिल करते हुए अंतरधार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। जो यहाँ पर ये अपराध चल रहे हैं, ये चीज़ें चल रही हैं, तो ये डी यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबलों की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़नों की शिकायत को देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, इतना ध्यान रख ऑफ़िसर के रूप में हैं आप। आप वरिष्ठ अधिकारी, आपसे भी जो मतलब बड़े हैं ठीक है? वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबलों की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं। मतलब जो महिलाएँ हैं, है ना? कार्यस्थल मतलब आप चौकी में हैं या थाने में हैं, जहाँ पे होता है, वहाँ पर महिला कांस्टेबलों के साथ यौन उत्पीड़न की शिकायत है, वो शिकायत कर रही हैं, उसके रूप में आप वहाँ पर हैं, तो अभी आपको यहाँ पर क्या कहना चाहिए?
बड़े पैमाने पर लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करने चाहिए। कितने मॉड्यूल लागू कर लो, कुछ कर लो, वो चीजें वैसे ही रहेंगी। यहाँ पर कुछ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। बिल्कुल, इंटरनल शिकायत समिति का जो शिकायत हुई है उसका एक समिति बनाइए, है ना? एक कमेटी बनाइए, कमेटी बना करके वहां पर उनके उनके मामलों को सुनना चाहिए। कमांड भूमिकाओं से आलिप्त कार्मिकों के स्थानांतरण को लागू, स्थानांतरण कर दोगे, वहां जाएंगे, वहां भी उसी तरीके की हरकतें करेंगे, ये भी गलत। गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए मामलों को बाहरी एजेंसियों के यहाँ इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो परफेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, बी हो जाएगा। ठीक है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूं। पहला, प्रदर्शनकारियों को वश करने के लिए बल, तो ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को देशभक्त दिखा रहे हो तो प्रदर्शनकारी उनको बल का प्रयोग करके उनको वश में कर लो, ये कोई वो थोड़ी है, देशभक्ति नहीं यहाँ पर है। कानून तोड़ने वालों को रिश्वत स्वीकार करके, ये तो बिल्कुल महागलत है, किसी की प्रकार से नहीं हो सकता। तीसरा है लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके, ये बिल्कुल सही है। अगर आप देशभक्त हैं तो लोकतांत्रिक संस्थान की सुरक्षा करके अपने देशभक्ति का मुजाहरा आप कर सकते हो। नागरिकों पर अपने धार्मिक मूल्यों को थोप कर, ये भी किसी मतलब का नहीं है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी मतलब आईपीएस, ठीक है, इनके प्रशिक्षण प्रदान करती है, वो कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होता है, नेशनल पुलिस एकेडमी है, जहां पर आईपीएस और इनकी ये वहां पर प्रशिक्षण होता है। ये शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी करके है, उसमें इन लोगों को वहां पर प्रशिक्षण और अपना मूल्यांकन करने से वहां पर जाते हैं, वो चीजें उनको वहां से गुजरना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। घबराहट भरी कॉल आती है मतलब कोई घबराहट, बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, ऐसी एक आपके पास कॉल आ रही है, क्योंकि बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ कुछ चल रही होगी, सशस्त्र डकैती वाला मामला चल रहा होगा, तो उसमें कोई घबराया हुआ है, वो कॉल एक आती है आपके पास, आप पुलिस अधिकारी हैं। तो मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें, ये बिल्कुल सही है। जो भी आपका एक तरीके से इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं उनको सूचित करें, जैसे आपका टेलीकॉम से वहां पर देखो किसने कॉल करी, कहां पर क्या हो रहा है, और उनके साथ कोऑर्डिनेट, समन्वय का मतलब कोऑर्डिनेट करें कि इसके साथ क्या हो रहा है। दूसरा, बिना किसी बैकअप के सीधे अपराध स्थल पर पहुंचे, क्योंकि घबराहट भरी बात कर रहा है तो पता नहीं वहां पर डकैत हो, पहले से वहां पर उसको पकड़ के बैठे हो, उसने कहीं छिप के कॉल करी हो, कुछ करी हो, तो बिना बैकअप के जाना बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर। क्षेत्र को अलग करने के लिए सीमा चौकियां स्थापित, सीमा चौकियां यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है। सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया का भी कोई मतलब नहीं यहाँ पर है। ठीक है। यहाँ पर बात करी जा रही है कि मैनेजर बंधक या सशस्त्र डकैती के बारे में कोई एक उससे भरी एक कॉल आती है, वो चीज है यहाँ पर। ठीक है। तो पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है देखो यहाँ पर 20 20 24 42 90। तो ये देखो इस तरीके की अगर सीरीज आती है, अगर आपने 1 मिनट से ज्यादा टाइम दिया तो ये छोड़ने वाली होती है, और ये छोड़ने वाली ही थी। अब देखो इसका कितना तगड़ा लॉजिक है वो आपको यहाँ पर बताते हैं। 20 20 24 42 और 90, तो ये बहुत खतरनाक है, तो इसको वहां पर छोड़ना ही ज्यादा सही था। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ पर क्या ऐड हुआ है, यहाँ से यहाँ पर ऐड हुआ है 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0 0 ऐड होगा। यहाँ से यहाँ कितना ऐड होगा, यहाँ पर होगा 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 4 बराबर 4 ऐड हुआ होगा, तो 20 में 4 ऐड हो गया। यहाँ पर ऐड हुआ होगा क्या, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का क्यूब होता 27, 27 से माइनस अगर हम 9 करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा कितना, 18, यानी इसमें 18 ऐड किया गया होगा। फिर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। तो 4 का क्यूब आपका 64 माइनस 16,
तो 64 माइनस 16 यहाँ पर करेंगे तो ये आपका 48 बन जाता है, यानी 48 ऐड किया गया, 48 और 42 आपका 90 हो जाएगा। आगे जो आपका आएगा वो आएगा आपका 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, तो 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर कितना आएगा 100। आपको इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 100 ऐड करना पड़ेगा। 100 90 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना बनेगा 190, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया CHURCH, चर्च को ये लिखा जाता है। अगर हम यहाँ पर लिख लें SLSXIFSX, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, H का रिवर्स लेटर होता है S, C का X होता है, R का I होता है, U का F होता है, H का S होता है, C का X होता है। ठीक है, तो SXCH यहाँ पर था SXSX, तो ऐसे लिखा गया, यानी एक दूसरे से जो आपके फर्स्ट और सेकेंड है उनके ऐसे क्रॉस करके रिवर्स लेटर लिखे गए। टेम्पल के लिए पूछा है, तो देखो यहाँ पर TEMPLE टेम्पल, अगर आप क्वेश्चन वहां पर कर रहे होंगे तो हम सीधा करेंगे, ई का रिवर्स होगा वी, टी का रिवर्स होगा जी, तो VG हमारे किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो ऑप्शन में है। ठीक है, अब एक में VO है, एक में OB है, लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाला E है, E का हमारा V होता है और L का O होता है, यानी स्टार्टिंग में VG लास्ट में VO होना चाहिए, तो VG VO ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा, सी यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चला दो, ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो लेफ्ट मुड़ गया, 4 किलोमीटर चला, फिर से बाईं ओर मुड़ता है, 9 किलोमीटर चलता, बाईं ओर मतलब नीचे की तरफ आएगा कितना, 9 किलोमीटर। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ज्यादा ये कर दिया। फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर, यानी बाईं ओर अगेन मुड़ेगा और 4 किलोमीटर, यानी इधर जाने पर 4 आया था, वापस यहाँ पर 4 गया, तो इसी रोड पे वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये कह रहा है व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, ये देखो टोटल 9 है, और यहां से यहां तक आप यहां पर देख रहे होंगे 7 है, तो ये 7 होगा, और ये टोटल कितना 2, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई, 2 किलोमीटर आ गई, यानी ऑप्शन करेक्ट बिल्कुल सही किया है, तो 2 नंबर आपको बिल्कुल मिलने चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर ट्रेवलर है वो जर्नी, ठीक है, जो पथिक होता है वो सफर करता है, और नाविक होता है वो क्या करता है, समुद्र की यात्रा करता है। नाविक होता है वो क्या करता है, जहाज कोई मतलब नहीं, पानी कोई मतलब नहीं, कर्मी दल कोई यात्रा, यहाँ पर सफर की बात करी गई है, तो यहाँ पर यही ऑप्शन होगा, नाविक होता है वो समुद्र की यात्रा करता है। ठीक है, चार में से आपको कोई एक ढूंढना है जो विषम है। ठीक है, गरिमामयी, मेहनती और समर्पित, इंग्लिश में आओगे, डिग्निफाइड मतलब एक डिग्निटी होनी चाहिए, आपकी इज्जत होनी चाहिए, डेलीजेंट आप मेहनती होने चाहिए, डिवोटेड आप समर्पित है, ठीक है, डिवोटेड हो किसी चीज के लिए, डिस डिसिडेंट इसका मतलब असंतुष्ट, ये आपका इन तीनों से अलग है, आप इज्जत वाले हैं, मेहनत करते हैं और समर्पित हैं, ये लगभग एक जैसे हैं अच्छे इंसान बनने के। असंतुष्ट का मतलब एक बिल्कुल एक नेगेटिव हो गया, यहाँ पर असंतुष्ट हो किसी चीज से, तो आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा सी। राहुल और रॉबिन भाई भाई हैं, तो देखो यहाँ पर राहुल हैं, हम RH कर देते हैं, और रॉबिन को RB, ये क्या है, ये दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पर कर दो। प्रमोद रॉबिन के पिता हैं, रॉबिन के पिता हैं कौन, प्रमोद, ये पिता हो गए। शीला प्रमोद की बहन है, शीला बहन है किसकी, प्रमोद की, तो यहाँ पर शीला आ जाएंगी, और ये बहन हो गई शीला। प्रेमा प्रमोद की भांजी है, प्रेमा है वो प्रमोद की भांजी है, प्रमोद की भांजी का मतलब प्रमोद की बहन की बेटी कौन है, प्रेमा। ठीक है, ये उनकी भांजी है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है, और शुभा प्रेमा की पुत्री है, शुभा यहाँ पर है, शुभा प्रेमा की पुत्री है। ठीक है, शुभा है वो प्रेमा की पुत्री है, क्लियर इतनी बात। राहुल शुभा से किस प्रकार, राहुल देखो यहाँ पर है, शुभा से किस प्रकार संबंधित, एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, और एक जनरेशन जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, मम्मी, मम्मी के रिलेशन में नानी, नानी के भाई मतलब नाना, उनके बेटे, तो नाना के बेटे मतलब मामा, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, मामा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनका जेंडर यहाँ पर क्लियर था, तो मामा हम बोल सकते हैं, और इंग्लिश में देखो कि यहाँ मैटरनल अंकल है, बिल्कुल सही है, मैटरनल अंकल आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, यदि शब्द LON
तो ये अभी जो क्वेश्चन आपने करा है, आपने 8 आंसर लगाया, जो कि आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, LINGUIST लिंग्विस्ट, ठीक है। अब इसने क्या बोला, पहले, तीसरे और छठे अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक पहले अक्षर से, तो एल के पहले क्या आता है, के, तीसरे अक्षर में एम आ जाएगा, और छठे अक्षर में यहां पर कौन सा होता है, आई, ये आपको एच में, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और आठवें, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो पहले, तीसरे और छठे को हमने बदल दिया, आई के पहले एच आता है, एन के पहले एम आता है, एल के पहले के आता है। फिर क्या करें, चौथे और सातवें अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनके ठीक बाद वाले, तो चौथा और सातवां कौन सा, चौथा जी है, सातवां आपका एस है, जी का अगला अक्षर कौन, एच आएगा, और एस का अगला अक्षर टी आएगा। ये कर दिया जाए तो नवगठित शब्द के तीसरे और पांचवें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आपका एज इट इज आई रहेगा, यहाँ पर यू रहेगा, यहाँ पर आपका ये लास्ट में यहाँ पर टी था, यहाँ पर ये टी था, ठीक है। अब ये हम पूरा का पूरा हटा देते हैं, नया आपका जो कीवर्ड बन गया है उसमें ये कह रहा है कि तीसरे और पांचवें, तो तीसरा लेटर आपका कौन सा, ये है, पांचवा कौन है, ये है, यानी एम और यू के बीच में पूछ रहा है, तो एम और यू के बीच में कितने अक्षर होंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। जब भी कभी बीच में पूछा जाता है, अगर हम आपको ये बोलें कि 1, 2 और 3 पहले और तीसरे के बीच में कितने हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर एक आएगा। अगर हमने पहले तीसरे के बीच में पूछा कितने हैं, आपने डायरेक्ट 3 से 1 करके और -2 कर गए, तो आंसर गलत हो जाएगा। वही आपने यहाँ पर किया, आपने क्या देखा कि इसकी वैल्यू 21 होती है और इसकी वैल्यू 13 होती है, 21 से 13 घटा दो, 8 आंसर आता, टिक करो निकल जाओ, और आंसर भी गलत रखा था, तो ये आंसर आपका बिल्कुल गलत हो गया। उसने बीच में पूछा है तो इनको दोनों को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, इनको लोगों को छोड़ना पड़ेगा। तो इनके बीच में कौन कौन से लेटर आते हैं, एम के बाद एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस और टी, ये लेटर इनके बीच में आते हैं। तो काउंट करो कितने होते हैं, 3, 3, 6 और 1, 7, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन ए बनेगा। तो 7 लेटर होते हैं एम और यू के बीच में, जो कि एम हमारा इस कीवर्ड में तीसरा है और यू पांचवा है, तो तीसरे और पांचवें अक्षर के बीच में ही पूछा था कितने अक्षर होंगे, वो भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। क्लियर है बात। तो आपका आंसर यहाँ पर ये गलत होता, माइनस पॉइंट आपको मिलेंगे, माइनस का 0.5। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समुद्र, पृथ्वी और सूर्य। तो देखो समुद्र है वो पृथ्वी में होता है, तो यहाँ पर ये आपका समुद्र बन जाएगा, ये आपका अर्थ बन जाएगा, और आपका सन यहाँ पर ये अलग आ जाएगा, सन आपका बिल्कुल इनसे सबसे हटके हो जाएगा। आई होप ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो इसका आंसर कौन सा, सी, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक सटीक घड़ी सुबह 9 बजे का समय दिखाती है, जब घड़ी उसी दिन दोपहर के 3 बजे का समय दिखाती है, तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूम चुकी होगी। यानी कि यहाँ पे समझो, एक घड़ी है, घड़ी में अभी कितना बजा हुआ है, 9 बजा हुआ है, तो घंटे की सुई, ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है। 3 बजने, 3 बजे दोपहर के, तो मिनट की सुई तो यहीं पे रहेगी, लेकिन घंटे की सुई यहाँ पर आ जाएगी। तो देखो यहाँ से यहाँ, मतलब जस्ट ठीक सामने, अगर हम अंदाजा सिर्फ ऐसे ही लगा लेंगे, ठीक सामने का मतलब है इसने इसको कितना 180 डिग्री चला होगा, क्योंकि यहाँ पर एक पैरेलल लाइन बन जाएगी, तो ये कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। क्लियर हुई बात कि नहीं। दूसरा, अकॉर्डिंग टू क्लॉक की अगर हम देखें, तो 1 घंटे बराबर कितना होता है, 30 डिग्री होता है, ठीक है। और घड़ी चली कितनी है, 9 बज रहे थे, 9 से 3 बज गया, 9 से 3 का मतलब टोटल घड़ी कितने, 6 घंटे चली, तो 6 घंटे में कितना डिग्री एंगल चलेगी, 6 इंटू 30 करा दो, तो अभी भी आंसर कितना, 180 आएगा। तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही था, 180 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर नियोजित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। तो यहाँ भी आपका ये आंसर गलत हो जाता है। इसने ये पूछा कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं हैं। तो देखो अगर हम पिछड़े लोगों की बात करें, छोटा वाला सर्किल है,
ठीक है। और शिक्षित की अगर हम बात करें तो ये है, कितने पिछड़े लोग हैं जो शिक्षित नहीं है। तो देखो शिक्षित वाला ये है ट्रायंगल, तो जितने शिक्षित वाले वो हम यहाँ पर हटा देते हैं, ये वाले तो नहीं हो सकते, ठीक है। अब पिछड़े कितने थे, ये पूरा का पूरा सर्कल था पिछड़ों का, तो पिछड़े हमारे ये भी हैं, पिछड़े ये भी हैं, लेकिन ये दोनों ही शिक्षित नहीं है। तो 17 और 5 22 आपका आंसर यहां होगा, 17 आंसर नहीं हो सकता। अगर वो ये कहता ऐसे कितने लोग हैं जो पिछड़े हैं लेकिन शिक्षित और एम्प्लॉयड नहीं है, नियोजित नहीं है, तो 5 भी आपका यहां पर आंसर नहीं आता। अगर वो ऐसे बोलता तो उसने नियोजित यानी एम्प्लॉयड के लिए तो मना ही नहीं किया था, और ये तो हमारा सर्किल आता ही आता है, ये तो पिछड़ों में आते ही आते हैं। तो यहाँ पर 17 5 22 आंसर होगा, ना कि आपका यहाँ पर 17 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर जल्दबाजी से ये गलती यहाँ पर कर दी। नेक्स्ट, एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। तो 4 इंटू सेंटीमीटर, 4 इंटू 1 वाले पे ब्लैक कलर से करा गया है, 6 और 1 वाले पर रेड कलर से किया गया, और 6 4 वाले पर ग्रीन कलर करा गया है। तो 6 और 4 वाले पे ग्रीन है, ध्यान से समझिए। अब ब्लॉक को यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की बजाय 1 सेंटी, 6 बराबर घनों में, 4 वाले 1 बराबर घनों में, 1 वाले को काट नहीं सकते हो क्योंकि वो एक ही रहेगा। तो एक तरीके से हम आपको यहाँ पर अगर हम बना करके दिखाएं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, आप समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका लेंथ, ये आपका 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं उसकी, जो आपके ऊंचाई दी गई है 1 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपका एक घनाभ है वो बनेगा, ये यहाँ पे क्लियर है इतनी बात। तो जो ये आपको चारों तरफ ये दिख रहा है, ये 1 1 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, और आपका ये 4 है, और ये आपका 1 हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो आपका इधर वाला ये सरफेस है, ये आपका कहलाएगा 4 इंटू 1 वाला, और जो ये सरफेस है, ये वाला सरफेस आपका कहलाएगा 6 इंटू 4 वाला, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो आपका 6 इंटू 1 वाला, 6 इंटू 1 वाला कौन सा हो जाएगा, ये आपकी हाइट यहाँ पर 1 है, तो ये 6 इंटू 1 होगा, 6 इंटू 1। और जो ये आपका इधर दिख रहा है, ये जो बाहर की तरफ ये दिख रहा है, ये होगा 6 इंटू 4। तो ये वाला जो आपका ये वाला पूरा सरफेस है, ये पूरा बड़ा वाला, ये वाला सरफेस, ये आपका 6 4 वाला है, जो कि ग्रीन कलर से। अब देखो ग्रीन इधर होगा और उसके विपरीत होगा ग्रीन, तो एक इधर एक इधर। अब 1 सेंटीमीटर कटेगा तो है नहीं, ठीक है। अब एक्चुअली उनको पहले जो मेथड यहाँ बताने जा रहे हैं, जिनको अच्छे से पता होगा उनको समझ आएगा। यहाँ पे वो बात ये कर रहा है, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी दो तरफ हरा रंग होगा और बाकी तरफ कोई रंग नहीं होगा। तो देखो एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या, दो तरफ हरा रंग होता है, वो हमारे मिडिल क्यूब कहलाते हैं, जो हमने लास्ट वाले वीडियो में बोला। लेकिन यहाँ पर मिडिल क्यूब की अगर हम बात करेंगे तो मिडिल क्यूब यहाँ पर होंगे ही नहीं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो 1 सेंटीमीटर ऊंचाई मिडिल क्यूब नहीं निकलेगा। और इसमें जो आपका एक क्यूब कॉर्नर वाला होगा, तो कॉर्नर क्यूब वाला ऐसा क्यूब होगा जिसकी 4 साइड कलर होंगी, ठीक है। कॉर्नर क्यूब होगा जिसकी 4 साइड कलर होंगी, जबकि कॉर्नर क्यूब की मैक्स टू मैक यहाँ पर कितनी होती हैं, 3 साइड। तो हमने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि आपका जब 3 इंटू 3 इंटू 3 वाला होता, अगर 2 सेंटीमीटर भी आया तो भी वहां पर आपका मिडिल क्यूब या इस तरीके से वहां पर कॉर्नर उतने नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 1 सेंटीमीटर से या 2 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा तभी आपके वहां पर कॉर्नर क्यूब 8 होंगे, लेकिन यहाँ पर आपके कॉर्नर क्यूब ऐसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ 4 ही बनेंगे, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1 सेंटीमीटर वाला, तो वहां पर 8 नहीं बनेंगे, ठीक। कह रहा 6 और 4 वाला। तो पहले तो एक हम बिल्कुल बेसिक आइडिया आपको देते हैं, हम एक सरफेस लेते हैं, क्योंकि वो जो सरफेस आपको इधर से दिखेगा 4 6 वाला, वही सरफेस जस्ट नीचे आपको दिखेगा, तो उसमें कट नहीं लगेगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो जो दो साइड कलर होंगी, तो यहाँ पे जो एक सरफेस कट होके निकलेगा, जैसे मान लो ऐसे करके हम करेंगे, यहाँ पर ये 6 वाला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये 4 है, तो 1 2 3 और एक 4। अब ये हम अगर बात करें तो देखो ये तो कॉर्नर वाला हो जाएगा और ये इधर साइड वाला हो जाएगा, तो साइड में एक और कोई कलर आ जाएगा,
तो ये वाले आपके एक भी नहीं आएंगे, यहाँ से ये वाले भी नहीं आएंगे, ये वाले भी नहीं आएंगे, और यहाँ से ये वाले भी नहीं आएंगे। तो अब आप बीच में अगर देख पाओ, तो हम बीच में देख पाए तो हम कलर दूसरा लेकर के आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। जो आपका यहाँ पर बचा है वो आपका यहाँ पे बचा हुआ है ये 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 और यहाँ पर ये, ठीक है। तो आपको देखो ये कितना है, ये आपके 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो टोटल यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, 8 क्यूब दिख रहे हैं। और इस साइड की अगर सरफेस आपकी ग्रीन से है तो जस्ट इसके नीचे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है, नीचे भी इसी वाले क्यूब की ठीक नीचे वाली जो सरफेस होगी जस्ट इसके विपरीत वो भी ग्रीन कलर से होगी। तो इन दो के अलावा जो ये वाले क्यूब होंगे, इन दो के अलावा और कोई सरफेस इनकी कलर ही नहीं होगी, क्योंकि इधर से कट हो गया होगा, ठीक है, और इधर से कट हो गया होगा, इधर से कट हो गया होगा, इधर से कट हो गया, चार तरफ से कट हो गया। तो इसकी जो चार साइड से कट हुआ, ये चार साइड ऐसी होंगी जो कलरलेस होंगी। तो दो ही बचती हैं, एक ऊपर वाली और एक पीछे वाली, जो नीचे इसके होगी वही आपकी कलर होगी और ग्रीन से होगी। तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ 8 ही होंगे। तो आपका आंसर यहां पर बनेगा कौन सा, ए बनेगा। दूसरा हम आपको लॉजिकली यानी फॉर्मूले के बताते हैं। तो जो यहाँ पे जो ये वाले क्यूब निकल रहे हैं, एक्चुअली ये निकलते हैं सरफेस से। तो सरफेस का फॉर्मूला होता है n-2 का स्क्वायर इंटू 6 होता है। तो ऐसी सिचुएशन पे हमारे पास यहाँ पर अगर हम सरफेस की बात करें तो ये कुल मिला के आगे से पीछे से देखने में एक ही सरफेस रहेगा। यहाँ पर दो सरफेस नहीं होंगे कि पता लगे एक इधर भी एक कट होके आया और एक इधर वाले सरफेस से निकल रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू, अब n की वैल्यू ये कितनी थी, ये 6 थी, ये 4 थी। तो n-2 का स्क्वायर मतलब 6, और 6 की दो वैल्यू होती थी, अगर हम ये 6 मान लें तो 6 इंटू 6, 6 इंटू 6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6-2 इंटू 4-2, और इनटू कराएंगे। एक्चुअली एक ही सरफेस होगा, यहाँ पर टोटल सरफेस नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि 4 वाले भी 2 होंगे, हाँ, एक वाले भी 2 होंगे, तो 6 वाले यहाँ पर 2 होंगे, और उस 2 में से भी यहाँ पर बीच में 1 सेंटीमीटर पे कट नहीं हाइट में लगेगा, तो 6 वाला वो एक ही होगा आगे पीछे मिला के, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाता है, 4 इंटू 4-2, 2 इंटू आपका 1, 4 दूनी 8 और एकम 8, यानी अगेन आपका यहाँ पर आंसर कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको यहाँ पर दिखेगा। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट नंबर 360 डिवाइडेड बाई 360 डिवाइड बाई 12 प्लस 4 इंटू 3 पूछ रहा कितना आएगा। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, ये कितना आ जाएगा 30, प्लस इनका इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 30 और 12 कितना हो जाता है आपका आंसर 42, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट, के जी से बड़ा है, के है वो जी से बड़ा है, जी है वो ए से बड़ा है, ठीक है, ए है वो आर से बड़ा है, ए है ए सॉरी यहां पर फिर से, के जी से बड़ा है, जी ए से बड़ा है, ए आर से बड़ा है, ए है वो आर से छोटा है, ए आर से छोटा है। अब देखो आर की पोजीशन कहां पर है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, कहीं भी रखेंगे छोटा होगा, कुछ और क्लू होना चाहिए। आर, ए आर से छोटा है, आर जी से छोटा है, यानी कि ये ऐसे भी कह सकता था कि जो आपका आर है वो ए से, ए आर से छोटा है, और जो आर है जी से छोटा है, तो आर की प्लेसिंग यहीं पर होगी। आर है, आर जी से छोटा है, जी से छोटा हो गया, ए है आर से छोटा है, आर से छोटा ये है। तो इनमें से सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन हुआ, सबसे छोटा आपका यहाँ पर ए है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बिल्कुल यहाँ पर। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में से एक शब्द का प्रयोग नहीं बनाया, मतलब एक है जो इनके लेटर से प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, बाकी सारे बनाए जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इन्होंने डी लगाया, पहले हम डी ही चेक कर लेते हैं। PENACNCE, PENA, ठीक है, PENA बिल्कुल NA हो जाएगा, NAN। अब यहाँ पे बात करेंगे, दूसरा एन मेरे पास है ही नहीं, दूसरा एन मेरे पास है ही नहीं, एक ही एन है, यहाँ पर 2 एन आ गए। तो अब बिल्कुल सही आपने टिक किया है, यही नहीं बनाया जा सकता, बाकी सारे के सारे बनाए जा सकते हैं। एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति हाल ही में स्थापित पोषण परामर्श सेवा के हॉटलाइन नंबर को याद करने की कोशिश कर रहा है। उसे निम्नलिखित बातें याद हैं कि फोन नंबर था वो 987 से शुरू होता है, 987 से शुरू होता है। फोन नंबर 652 पे समाप्त होता है भाई, 652 पे फिनिश हो जाता है।
चौथा अंक, 3 तो स्टार्टिंग पे ही है, यानी कि बात यहाँ पे कर रहा है यहाँ की। चौथा जो अंक है वो 2, 4 या 6 है। 2, 4, 6 में से कोई और है, और संख्याओं के अंक में दोहराव नहीं है, मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। तो देखो 2 और 6 तो यहाँ पर आ चुका है, तो 2 और 6 यहाँ पर नहीं आएगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ही नंबर बचा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है। अब पांचवा जो अंक है जो यहाँ पर आएगा, फिफ्थ डिजिट, वो क्या है? अंतिम और चौथे अंक का गुणनफल है। तो अंतिम कौन सा है? 2, और चौथा कौन है? 4। तो 4 इंटू 2 यहाँ पर कितना आएगा? 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो फाइनल नंबर यहाँ पर बनेगा वो बनेगा 98748, यानी 987 486, 987 486 52, बिल्कुल सही, आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर है निष्कर्ष का क्वेश्चन है, साक्षात्कार पैनल ऐसे उम्मीदवार का चयन कर सकता है जिसके पास ना तो वांछित योग्यता है और ना ही मूल्य और गुण है, यानी द इंटरव्यू पैनल में सिलेक्ट द कैंडिडेट हु नाइदर possesses द डिजायर्ड क्वालिफिकेशन नॉर द वैल्यू एंड एट्रीब्यूट्स। ठीक है। साक्षात्कार पैनल में विशेषज्ञों को शामिल करना यह गारंटी नहीं देता कि चयन उचित होगा। तो अब देखो यहाँ पर गारंटी नहीं देता है कि चयन उचित होगा, है ना, और साक्षात्कार पैनल उम्मीद का चयन कर सकता है जिसके पास ना तो ऐसा यहाँ पर ये नहीं कह सकते हो कि गारंटी नहीं देता है। ठीक है, कि वो करेगा ही नहीं, अच्छा करेगा ही नहीं, तो पहला यहाँ पर गलत हो जाता है। उम्मीदवारों के चयन के मामले में साक्षात्कार परीक्षा की कुछ सीमाएं होती हैं, मतलब उसमें कुछ आपको लिमिटेशंस होती हैं, तभी आप, मतलब जैसे लिमिटेशंस का मतलब एक तरीके से आपके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उनको फुलफिल करना होता है तो भी यहाँ सेलेक्ट होते हो। तो यहाँ पर सेकेंड वाला सही होना चाहिए, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन केवल सेकेंड अनुसरण करता है, आंसर सेकेंड फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है, तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या करा है, फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पर ये डॉटेड लाइन इधर है, मतलब इस तरफ से इधर की तरफ फोल्ड किया होगा। अब देखो इधर ये फोल्ड करेगा तो इसकी जो लाइन है वो तो इधर ही रहेंगी, ठीक है, इधर है, लेकिन ये ऊपर कैसे पहुंच जाएगा? तो पहला गलत। अब पहले वाले की देखेंगे लाइनें, इधर जो पहले से पिक्चर बनी थी उसमें नीचे हो गई, उसमें नीचे कैसे हो सकती हैं? ये भी गलत हो जाएगा। इसमें तो सीधी सीधी हो गई, यहाँ पर जुड़ के सीधी यहाँ नहीं बनेंगी, ठीक है, ये इससे मिलेंगी, कुछ इस तरीके से बनेंगी आके, और ये ऐसे बन जाएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, जो कि डी ऑप्शन में है। यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका दर्पण दर्पण छवि, मतलब मिरर इमेज पूछ रहा है, बनेगा। तो देखो सबसे पहले जी आएगा, और जी एज इट इज तो यहाँ बनेगा नहीं, तो जी हमारा सबसे पहले आना, तो एक ये गलत कर दो, और एज इट इज जी आएगा नहीं। उसके बाद लास्ट में देखो एफ जाएगा, लास्ट में एफ एज इट इज तो जाएगा नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट करो। इतना लिखने की, और यहाँ पर ये जरूरत ही नहीं थी कि आप यहाँ पर पूरा लिखे, आपने वहां पर समय अपना वेस्ट किया। भाई जी पहले आएगा, मिरर इमेज है, मिरर यहाँ रख दिया, तो जी सबसे पहले बनेगा, तो जी हमारा यहाँ पे था और एक इसमें था, और ये एज इट इज बनेगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें जी नहीं था तो गलत हो जाएगा। एफ हमारा एज इट इज नहीं बनेगा, पहला गलत हो जाएगा, टिक करो, निकल जाओ, किसने कहा तरीके से पूरा करो। नेक्स्ट यहाँ है, पता लगाएं कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। देखो पहले में आएंगे, अगर हम ये वाली आकृति ढूंढने की यहाँ पे कोशिश करें पहले वाले में, तो ये वाली आकृति हमको यहाँ पर कहीं नहीं मिल रही। ठीक है, इस तरीके की आकृति होनी चाहिए, यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा कुछ इस तरीके का आ गया, ये आकृति आपको यहाँ पर नहीं मिल रही। यहाँ पर ये सीधा सीधा हो गया, यहाँ भी आओगे तो ये सीधा सीधा ऊपर वाला हो गया, जबकि ये यहाँ पर कैसा है, ये भी हल्का टिल्ट है और ये भी टिल्ट है, ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक है, तो ये नहीं मिल रहा, पहला तो आंसर नहीं हो सकता। दूसरे की बात करेंगे तो दूसरे वाले में ये वाली इमेज यहाँ पे फिट बैठ जाती है, ये वाली देखो, ये थोड़ा छोटा है और ये, ठीक है, ये वाली इमेज, यानी ये पहली वाली इमेज यहाँ पर बैठ गई। दूसरी इमेज को अगर हम देखेंगे, यहाँ पर हटा देते हैं, दूसरी इमेज जो ये वाली है, ये वाली जो इमेज है यहाँ पर हल्का सा ऐसे ये सर्किल आ रहा है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर ये वाली इमेज बनती दिखेगी। ठीक है, दो हमने इमेज फिट करा दी, इसको फिट करा दिया, इसको फिट करा दिया। तीसरी वाली जो ये वाली इमेज है, ये देखो यहाँ पर ये ऐसे करके और ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये वाली हो जाएगी। अब ये जो जगह बचती है यहाँ पर, तो ये देखो हल्का सा यहाँ पर इसका राउंडेड है, तो हल्का सा देखो ये यहाँ पे राउंडेड आपको दिख रहा है, तो एज इट इज आके ये वाली फिगर यहाँ पर फिट हो जाएगी, हल्की सी ये वाली। तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट बनेगा वो सेकंड बनेगा, बाकी किसी में ये नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट है, इसमें से पूछ रहा है विषम आकृति को चुने, विषम आकृति को चुनिए, ठीक है। तो देखो अगर हम देखें जो सिंगल हमारी पत्ती है ये, इसके राइट साइड में, ये राइट में 2 है, लेफ्ट में 3 है, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। तो यहाँ पर सिंगल वाली है, यहाँ पर राइट लेफ्ट, यहाँ पर ये सिंगल है, ये राइट हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। यहाँ पर आपका ये सिंगल है तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। यहाँ पर आपका ये सिंगल है तो इधर राइट होगा, लेफ्ट होगा। देखो राइट साइड 3 ब्लैंक, राइट साइड 3 ब्लैंक, यहाँ भी राइट साइड 3 ब्लैंक, राइट साइड 3 ब्लैंक, यहाँ राइट साइड आपको देखो 2 ही ब्लैंक दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट कौन सा, 1। ऑप्शन नंबर 1 किस में होगा, ऑप्शन बी में। पहला वाला जो है वो बी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात इतनी। एक्स और वाई भाई भाई है, एक्स और वाई भाई है, ठीक है भाई, भाई हो गए। आर वाई का पिता है, आर पिताजी हो गए वाई के। टी एस की एकमात्र बहन है, टी है वो एस की एकमात्र बहन है, और एस है वो एक्स का मामा है। तो एक्स का मामा मतलब उसके पापा का साला, पापा का साला मतलब उसकी जो पत्नी होगी, और पत्नी का भाई होगा, और भाई कौन है, वो आपका यहां पर आ जाएगा एस है, एस एक्स का मामा है, मामा है तो प्लस साइन। अब यहां से ये वाली चीज पकड़ लो, टी एस की एकमात्र बहन है, तो टी यहां पर आ जाएगी, एस की बहन है। क्लियर है। टी आर से किस प्रकार संबंधित है, जो टी है वो आर का कौन है, तो टी तो आर की यहां पर पत्नी हो गई, बिल्कुल सही, आपका आंसर यहां पर ए ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे लॉजिकल ऑर्डर में आपको यहाँ पर फिक्स करना। तो देखो सबसे पहले जो एक तरीके से जो अवस्था आपकी होती है वो होती है शिशु, नंबर 1। शिशु के बाद बच्चा होता है, मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको बच्चा हम बोलते हैं, ठीक है। यानी इन्फेंट होता है, इन्फेंट जो नया जन्मा बच्चा होता है उसको, और चाइल्ड मतलब जो चलने फिरने लगता, बोलने लगता, हम उनको बोलते हैं बच्चा। तो यहाँ पर फिर आएगा आपका 5। बच्चे के बाद किशोर, किशोर का मतलब जो 18 साल 14-15 साल के होते हैं उनको बोलते हैं किशोर, यानी एडोलसेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 4। उसके बाद होता है अडल्ट यानी 3, और फिर जाके ओल्ड यानी बूढ़ा 2 होता है। तो 15432, 15432 ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली के दिन की शुभकामनाएं देते हैं। इस समूह द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितने ग्रीटिंग कार्डों का उपयोग किया जाएगा। यानी कि देखो जो एक बंदा है वो कितने 7 लोग हैं, ठीक है, उन सभी को कार्ड 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, यानी टोटल 7 लोग को। तो एक बंदे को कितने कार्ड की जरूरत है, 7 कार्ड की। ऐसे ही कोई दूसरा बंदा होगा, वो भी तो सभी 7 लोगों को भेजेगा, सभी को यहाँ पर भेजेगा। तो यानी कि एक बंदे को कितने कार्ड की जरूरत पड़ती है, 7। 8वां तो वो खुद ही है, खुद को थोड़ी भेजेगा, तो 7 लोगों को भेजेगा। और एक बंदे को अगर 7 कार्ड की जरूरत है, बंदे कितने हैं, 8, तो 8 इंटू 7 आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, ए, 56 कार्ड होने चाहिए। नेक्स्ट, एक आदमी 5 बेटों, 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच 12,900 रुपए बांटता है। प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना मिलता है। तो देखो यहां पर क्या है, बेटा, बेटी और भतीजा। कह रहा बेटी को भतीजे का 4 गुना, अगर भतीजे को 1 मिलता है तो बेटी को 4 मिलेगा, ठीक है। और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे का 5 गुना, तो भतीजे को 1, बेटे को 5 गुना मिलता है, यानी इसको 5 मिलेगा। अब देखो प्रत्येक यानी एक बेटे को, अगर इसको 1 मिलता है तो इसको 4, एक बेटी को 4 मिलेगा, एक बेटे को 5, लेकिन मेरे पास बेटे कितने थे, यहाँ पर 5 क्वेश्चन में, बेटियां 4 और भतीजे 2। अब टोटल पैसा हम इस रेशियो में ही डिवाइड करेंगे, यानी 5 पंचे 25, अगर एक बेटे को 5 मिलता, 5 बेटों में 25 रुपए डिवाइड होगा। दूसरा, एक बेटी को 4, तो 4 बेटियों में कितना पैसा डिवाइड होगा, 16 रुपए। एक भतीजे को 1 रुपए, 2 भतीजे थे तो कितना, 2 रुपए। तो 25 और 16 यहाँ पर 41, 41 और 2 43, यानी टोटल आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना, 41 रुपए। बट क्वेश्चन में कितना दिया गया है, क्वेश्चन में 12,900 रुपए है, तो 12,900 है, ठीक है। 41 इसको डिवाइड करें तो 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, पूरा 300, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 रुपए आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू अगर 300 है
तो देखो यहाँ पर ना रखने के बजाय सीधे यहाँ पे आओ, बेटी को कितना, यानी एक वाली वैल्यू अगर यहाँ पर 300 है तो एक बेटी को कितना, 4 रेशियो 4 वाली वैल्यू कितनी हो जाती थी, एक की 300 है तो 4 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200, यानी एक बेटी को कितना 1200 रुपए मिलेगा, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि दो भतीजों में टोटल 600 रुपए मिला होगा, 300 इंटू 2, 16 तिया 48 रुपए बेटियों में बांटा होगा जो कि 4 बेटियां हैं, और 25 तिया 75, 7,500 रुपए डिवाइड हुआ होगा बेटों में, यानी हर बेटे को 1500 1500 1500 मिला होगा, हर बेटी को 1200 1200 1200 मिला होगा। यही पूछा है कि एक बेटी को कितना रुपए मिलेगा, तो 1200 आंसर आएगा। क्लियर हो गई होगी बात। नेक्स्ट, वेन आरेख चुने जो दी गई वस्तुओं के बीच सबसे संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। कह रहा है जानवर, सब्जियां और आलू, तो आलू तो सब्जी है तो आलू आपका पोटैटो यहां आ जाएगा, ठीक है, वेजिटेबल ये हो गया, और जानवर बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी करेक्ट है। यहां पर पूछा है कि आपका मिरर इमेज कौन सा बनेगा, तो देखो सबसे पहले मिरर इमेज की बात करें तो ये इमेज जैसी है यहाँ पर एज इट इज सर्किल, और यहाँ पर ये कुछ इसी तरीके से यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगी, ठीक है, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा जो कि इसमें है और इसमें है, तो ये ऊपर की तरफ जो चला गया ना ये गलत हो जाएगा। ये तब होता है जब हम वाटर इमेज बना रहे थे, हम मिरर इमेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहला और तीसरा ऑप्शन बचता है। अब देखो यहाँ पर जो बनेगा जाके तो वो इस तरीके की आकृति यहाँ पर ऐसे ये वाली बनेगी, तो ये वाला तीसरा है ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये उल्टा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन बचता है, फर्स्ट ऑप्शन बचता है जो कि ऑप्शन बी में रखा है। पहला आपका आंसर सही है, पहला किसमें, ऑप्शन बी में रखा है। तो ऑप्शन वाली इन्होंने बहुत ज्यादा ये इधर उधर किया हुआ है, ये बड़े ध्यान से लगाने वाली बात है। कभी कभी होता क्या, जैसे लगता पहला ऑप्शन आप पहला ही वाला सर्किल कर देते हो, तो कई लोगों ने ऐसा किया भी होगा, ऐसा नहीं है, इतने लोग एग्जाम दे रहे थे, कईयों ने ऐसा किया होगा कि उनको लगा पहला सही है तो उन्होंने पहला तुरंत टिक कर दिया होगा, ठीक है, ऑप्शन नहीं देखा होगा। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, बाकी बनाए जा सकते हैं। तो देखो कौन सा है जो नहीं बनाया जा सकता, MEDIATE, MEDIATE, तो देखो ई हमारा यहाँ पर रिकमेंडेशन में देखोगे एक आपको ये मिल जाएगा, ये बिल्कुल बन जाएगा। उसने पूछा है करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, एक दिए गए शब्द से नहीं बनाया सकता, ये बनाया जा सकता। MEDICINE, MEDI मेडिसिन, तो यहाँ पर क्या हो जाए MEDI, फिर आएगा आपका CI, अब 2 आई नहीं है, ये आपका यही आंसर हो जाएगा, ये नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। यहाँ पर मेडिसिन, तो यहाँ पर हमारे पास आई एक ही है, रिकमेंडेशन में आई एक है, लेकिन यहाँ पर आई 2 आ गए। कॉमन की बात करोगे तो COMMON आपका ये कॉमन बन जाएगा। मॉनिटर MONI, ठीक है, TOR, मॉनिटर बन जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब होगा कि बी ऑप्शन है जो कि नहीं बनाया जा सकता मेडिसिन, क्योंकि इसमें 2 आई है और रिकमेंडेशन में एक ही आई है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर है त्रिभुज डॉक्टर को, यानी ये कौन है, ये डॉक्टर है। जो आपका वर्ग है यानी ये आपका किसको दर्शाता है, वकील को, लॉयर को। और जो वृत्त है यानी सर्किल है वो किसको दिखाता है, एजुकेटेड यानी साक्षर को, ठीक है, इनको दर्शाता है। पूछा इन्होंने क्या है, तो उन डॉक्टरों और वकीलों की संख्या क्या है जो साक्षर हैं। तो देखो सबसे पहले साक्षर की बात करें, साक्षर में तो एक ही नंबर दिख रहा है, और यहां पर ये देखो डॉक्टर भी है और इधर ये वकील का भी आ रहा है, तो आंसर बिल्कुल सही आपने लगाया, 5 बिल्कुल सही आपका करेक्ट ऑप्शन है। कह रहा है प्लस का अर्थ है भाग, तो यानी 18/6। फिर कह रहा है भाग का अर्थ है गुणा, मतलब इंटू 7। फिर कह रहे हैं गुणा का अर्थ है घटाओ, यानी -5। और यहां पर माइनस का अर्थ है जोड़, प्लस यहां पर 2 आ जाएगा। पहले यहां भाग देंगे 3, 3 इंटू 7 करेंगे तो ये बन जाएगा 21, 21 में +2 लाएंगे और -5 करेंगे तो ये आपका 23 -5, आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 18, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। पिघलना तरल,
पिघलने पे क्या कोई चीज होती है, तरल होती है, लिक्विड बनती है। अगर उसको आप पिघलाओगे तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, और किसी चीज को फ्रीज करोगे तो वो सॉलिड हो जाती है। जैसे पानी है, उसको फ्रीज करोगे, ठंडा करोगे तो वो सॉलिड बन जाता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, ठोस, सॉलिड। नेक्स्ट यहाँ पर डीबीएमएस, तो देखो डीबीएमएस जस्ट उल्टा है, तो यहाँ पर एवीएजे, एवीएजे बिल्कुल सही आंसर, सी। ये आपका 3 बाई 3 का एक स्क्वायर बड़ा दिया गया है, और ये यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने स्क्वायर होंगे। जब भी कभी ऐसा हो तो यहाँ पर काउंट करो, 1 2 3, जितने स्क्वायर हो तो यहाँ पर क्या कर दो, 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा, 9 4 13 और 1 14, यानी 14 आपका करेक्ट आंसर। लेकिन इसी जगह पे अगर कुछ इस तरीके से सिचुएशन आपकी आ जाए, 1 2 3, ठीक है, ऐसे कर दिया, और आपका यहाँ पर एक ये है और एक ये है। अब ये आपका कितने बाई कितने का बन गया, ये 4 बाई 3 का बन गया। तो ऐसी सिचुएशन पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3, 1 2 3 4, तो दोनों जो हाईएस्ट नंबर हैं उनको रखो, यानी 4 इंटू 3 बराबर 12, एक एक कम करते जाओ, 3 इंटू 2 यहाँ पर 6 आएगा, फिर आपका 2 इंटू 1 बराबर यहाँ पर 2 आएगा। अब यहाँ पर 1 इंटू 0 कर नहीं सकते क्योंकि 0 ही आएगा। तो जब कभी ऐसा हो तो ऐसे करके यहाँ पर आंसर निकाल लेना। अगर आपका रेक्टेंगल में स्क्वायर पूछ ले तो 12 6 18 और 2, तब आपका यहाँ पर आंसर 20 हो जाता। बट अभी आपका इस क्वेश्चन का आंसर 14 सी करेक्ट होगा। एक व्यक्ति घर से शुरू करता है और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो भाई पश्चिम हमारा किधर होता है, प्लस का साइन बना लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो पश्चिम आपका इस तरफ है, तो इस तरफ चला दो, ठीक है। कितना चलता है, कितना चलता है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला दिया। और उसके बाद कहता है फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर दाएं मोड़ दो, 7 किलोमीटर चला दो। फिर दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, दाएं मोड़ दो, 10 तो ये हो गया, और 10 के बाद और आगे चला जाएगा 4, तो टोटल ये कितना हो गया, 14 किलोमीटर। अंत में बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर, तो बाईं ओर मुड़ेगा यानी ऊपर की ओर जाएगा, कितना, 4 किलोमीटर। अब पूछ रहा है वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूर है, कितनी दूरी पर है। अच्छा, यहाँ पर 2 बार 4 4 दिया, फिर वह बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़ता है 4, यानी अंत में एक बार और बाईं ओर मुड़ करके आता है, और कितना, 4, ठीक है। तो देखो ये आपका ये टोटल कितना था, 10, और ये आपका टोटल हो जाता है 4, और इसमें कहीं ना कहीं इसके पैरेलल यहाँ पर ये 4 वापस आ गया, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जस्ट इसके सामने आ गया होगा, इसके जस्ट सामने ये 4 चल के आ गया होगा, ठीक है। तो यहां से ये हमको दूरी ये पूरी देखनी कितनी होगी। तो देखो ये वाली दूरी किसके बराबर है, इस 7 के बराबर है, और ये वाली दूरी किसके बराबर है, इस 4 के बराबर है। तो कितना हो जाएगा, 7 + 4 बराबर 11 किलोमीटर दूर है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से ये चीज यहाँ पर करता है। अब आपने पता नहीं इसमें कौन सा टिक किया है, तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर डैश है, फिर यहाँ पर दिया गया CB, फिर यहाँ पर डैश आ गया, फिर CA, फिर उसके बाद डैश है, फिर BACB, BA, यहाँ पर है BACB, BACB, फिर यहाँ पे डैश है, अगेन आपका यहाँ पर CA डैश आ गया, BAC आ गया, BAC आया, डैश हुआ, और लास्ट में यहाँ पर D आ गया। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखो 20 है, 20 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 4 इंटू 5, ठीक है। तो लगभग 4 इंटू 5, यानी आपको 5 5 के देख लो या 4 4 के देख लो, ठीक है। 4 4 के यहाँ पर ग्रुप बना लो या 5 5 के। हम देखो यहाँ पर आपको 4 4 के ग्रुप बना के दिखाते हैं, मे बी 4 बना लो 5 बना लो, कोई ना कोई आपको यहाँ पर आंसर दे जाए। तो देखो यहाँ पर हम 4 के बनाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, और 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर 2 खाली हैं, यहाँ पर CB हमको मिला, और यहाँ पे हमको CB मिला, यानी CB के पहले क्या है आपका, CB के पहले A है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, ठीक है।
और देखो ए सी बी, तो ए सी के बाद यहाँ पर क्या आता है बी, और बी के तुरंत बाद क्या आता है डी आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए सी बी, यहाँ पर डी आ गया भाई ए सी बी डी, और यहाँ भी आपका ए सी बी डी, सॉरी यहाँ पर डी करेंगे, तो ये ए सी बी डी। अब देखो अब हमारे पास ये और ये पूरा करने को बचा, तो सी ए और बी, सी ए और बी, देखो इन दोनों में एक ही लेटर गायब है डी यहाँ पे। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो पहला वाला जो ग्रुप है ए सी बी डी, ठीक है, दूसरा वाला ग्रुप क्या बना, इन दोनों को क्रॉस कर दिया, यानी सी ए डी बी, ठीक है। तो ये अल्टरनेट चल रहे हैं ए सी बी डी सी ए डी बी, ए सी बी डी सी ए डी बी, ठीक है, ऐसे करके ए सी डी बी सी ए डी बी ऐसे। तो अब आपका आंसर यहाँ पर सारे आपने भर ही लिए, तो आंसर क्या बनेगा ए डी 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 और बी, यानी ए के बाद 4 डी और बी, ए के बाद 4 डी और बी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्लियर है इतनी बात, डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट श्रृंखला को यहाँ पर पूरा करना है। पहले देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले आपको यहाँ पर दिया गया 12, ठीक, 12 के बाद आपके पास है 23, 23 के बाद है 34, 34 के बाद है 45, ठीक है, 45 के बाद यहाँ पर है 56। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक पहले लेटर में 2 3 4 5, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से यहाँ पर क्या होगा 7 होगा, 67 आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट, ये बड़े खतरनाक वाले फिर से वही क्वेश्चन आ गए हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, क्या इष्टतम आवश्यकताओं से अधिक शैक्षिक योग्यता वाले लोगों को नौकरी खोजने से वंचित किया जाना चाहिए। मतलब इष्टतम मतलब जितनी जरूरत है, ठीक है, उतनी आवश्यकताओं से अधिक जो शैक्षिक योग्यता वाले लोग हैं उनको खोजने से वंचित कर देना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, पहला करा नहीं, यह शिक्षित बेरोजगारी, बेरोजगारी की यहाँ पर कोई बात नहीं करेगी, तो पहला गलत। हाँ, यह कर्मचारियों के बीच जटिलताएं पैदा करेगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्या वंचित कर देना, जटिलताएं क्या भाई, जो कम योग्यता वाला होता है वो भी जाके वहां पर काम करने लगता है, कुछ दिन बाद जो ज्यादा नॉलेज वाला होता है, ज्यादा अपने पास सर्टिफिकेट लिए होता है, उससे ज्यादा अच्छा काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये जटिलता पैदा करने वाला ये गलत हो जाएगा। नहीं, यह व्यक्तियों के मूल अधिकारों के विरुद्ध है, ये बिल्कुल बात सही है कि ऐसा मत करिए कि जिनके पास ज्यादा है उनको वंचित कर देना चाहिए, ऐसा नहीं, सबका अपना अपना अधिकार है, ठीक है, उनके अधिकारों के विरुद्ध है ये बात। हाँ, इससे उत्पादकता बढ़ेगी, ये भी गलत बात है, मतलब आप उनको वंचित कर दोगे तो उत्पादकता बढ़ जाएगी, जिनके पास शैक्षिक ज्यादा है वो उत्पादकता कम करेंगे, ऐसा कहना चाहते हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका होगा ओनली 3, केवल आपका तीसरा तर्क मजबूत है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है यहाँ पर यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी देती है कि तुम मुझे बार बार परेशान कर रहे हो, अब तुमने परेशान किया तो थप्पड़ पड़ेगा तुम्हारे। ठीक है, इस तरीके से माँ ने बोला। तो अब माँ ने क्या धारणा लगाई होगी कि बच्चे को इस तरीके से डालेंगे, तो माँ ने यही सोचा होगा चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर देगा, ये बिल्कुल उसकी धारणा सही थी। धारणा की वजह से ही तो उसने ऐसे बच्चे को बोला कि उससे ये डर जाएगा और परेशान करना बंद कर देगा। फिर यहाँ पर सभी बच्चे मूलतः शरारती होते हैं। देखो मूलतः शरारती होते हैं, ये तो एक तरीके से आपने बेसिकली वो चीजें ऐसी होती ही होती हैं सभी में, तो यहाँ पर ये बेसिक वाली चीज सभी में होती, इसकी यहाँ पर कोई चर्चा नहीं करेगी। वहां तो मम्मी को परेशान कर रहा था, तो बेसिक वाला यहाँ पर पॉइंट ये गलत हो जाएगा, ये धारणा में नहीं आ सकता है। दैट मीन्स आपका केवल धारणा पहली सही है, तो ऑप्शन इसके लिए बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस पे, देखते हैं यहां पर देखो क्या दिया गया है, किसी कर्मचारी को यानी एक कंपनी के निम्नलिखित ग्रेच्युटी और भविष्य निधि पीएफ संबंधी नियम है कि आपको ग्रेच्युटी कब मिलेगी और पीएफ कब मिलेगा, उनके रिगार्डिंग कुछ नियम दिए गए हैं, और 4 हैं वो आपके नियम पहले दिए गए हैं, फिर नीचे और 3 हैं। अगर हाउएवर अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो उसके लिए क्या होगा। तो देखो पहले हम आपको यहाँ पर पढ़ के बता दें, किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी या पीएफ के लिए पात्र होने के लिए 1 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी। मतलब मिनिमम आपको 1 साल तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करनी ही पड़ेगी, तब आप उसके लिए पात्र होंगे, तब आपको ग्रेच्युटी या पीएफ आपको मिलना शुरू होगा, वैसी चीजें आपके साथ शुरू करी जाएंगी। 1 साल तक आपको ये बिल्कुल दिया ही नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो 1 साल में आप एक तरीके से इलिजिबल होंगे। आई होप ये बात इतनी क्लियर है। ठीक है, तो यहां भी देखो, अगर देखोगे तो एलिजिबल हो गए, यहां पर एलिजिबल लिखा हुआ है।
10 वर्ष की सेवा के बाद अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 वर्ष तक काम कर लेते हो, उसके बाद इस्तीफा देने वाले या नौकरी से बर्खास्त किए जाने वाले या सेवानिवृत्त मतलब रिटायर होने वाले कर्मचारी होंगे, तो उनको ग्रेच्युटी और पीएफ दोनों मिलते हैं। मतलब अगर आप कहीं पे 10 साल की सेवा देते हो, 10 साल के बाद आप वहां से निकाल दिए जाते हो या आप खुद रिजाइन कर देते हो या फिर आप एक तरीके से वहां पर क्या बर्खास्त कर दिए जाते हो। ठीक है, बर्खास्त का मतलब आप एक तरीके से टर्मिनेट कर दिए जाते हो। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन होगी, अगर आपने 10 साल काम किया तो आपको पीएफ और ग्रेच्युटी दोनों मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे। ठीक है, फिर अगली कंडीशन है 5 वर्ष के बाद लेकिन 10 वर्ष की सेवा से पहले, यानी 5 से 10 साल के बीच में अगर यही चीजें होती हैं, रिटायर होते हो, आपको टर्मिनेट किया जाता है, ये तो यहां पर दो चीजें हैं, एक तो आप रिटायर सेवानिवृत्त और दूसरा टर्मिनेट करे जाते हो, तो ग्रेच्युटी और पीएफ दोनों मिलते हैं। अगर इस अवधि के दौरान यानी 5 से 10 साल के बीच में आप अगर इस्तीफा देते हो, रिजाइन करते हो, तो आपको ग्रेच्युटी मिलती है या पीएफ, दोनों में से एक ही चीज मिलेगी, दोनों चीजें नहीं मिलेंगी। इतनी सी बात क्लियर। अब यहां पर 5 वर्ष से पहले, यानी अगर आज 5 वर्ष से पहले बर्खास्त कर दिए जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो पीएफ मिलता है। 5 वर्ष से पहले का मतलब 3 4 1 साल के बाद, एक साल में तो आप कहीं ना कहीं एलिजिबल होंगे, 2 साल 3 साल 4 साल में करने के बाद आप टर्मिनेट करे जाते हैं या आप रिटायर हो जाते हैं, तो आपको पीएफ मिलेगा लेकिन ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। लेकिन इसी अवधि के दौरान अगर कोई रिजाइन करता है तो उसको ग्रेच्युटी ना तो ग्रेच्युटी मिलेगी और ना ही पीएफ मिलेगा। मतलब 5 साल की कम समय में अगर आप रिजाइन करते हो तो आपको ग्रेच्युटी और पीएफ दोनों ही नहीं मिलेंगे, ना तो ग्रेच्युटी ना ही पीएफ मिलेगा 5 साल से कम में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और कुछ कंडीशन है। यदि किसी कर्मचारी की 2 वर्ष की सेवा के बाद मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार को ग्रेच्युटी और पीएफ दोनों, अगर ऐसी सिचुएशन है मृत्यु हो जाती है तो ग्रेच्युटी और पीएफ दोनों मिलेंगे। यदि कोई कर्मचारी बिना वेतन के छुट्टी पर था, एक तरीके से जो एलडब्ल्यूपी बोला जाता है ना, लॉस विदाउट पे, लीव विदाउट पे, ठीक है, अगर आप उस पे छुट्टी पर रहते हैं तो इस अवधि की सेवा के कुल वर्षों से काट दिया जाएगा। दैट मीन्स मान लो अगर आप 3 साल तक आप सेवा में रहे और 3 साल में आपने 6 महीने लीव पे रहे, तो आपका ये 2.5 काउंट होगा, वो 6 महीने काट दिए जाएंगे। यानी जो 3 साल बाद आपने रिजाइन किया या निकाल दिए गए, तो ये मत समझना कि 3 साल बाद हम निकाले गए या 3 साल बाद हमने रिजाइन किया और 6 महीने से हम छुट्टी लिए बैठे थे तो 3 साल काउंट होंगे, नहीं होंगे। वहां पर 6 महीने काट लिए जाएंगे, आपके 2.5 साल ही काउंट होगा। लास्ट पॉइंट है, किसी महिला कर्मचारी के मामले में यदि उसने 2 वर्ष की सेवा पूरी की है, यदि ये 2 वर्ष की सेवा पूरी करी है, तो विशेष विचार के रूप में उपरोक्त नियमों को लागू करने से पहले उसकी वास्तविक सेवा में 2 वर्ष जोड़ दिए जाएंगे। अगर उसने 2 वर्ष तक सेवा करी है तो आप 2 और जोड़ दो, मतलब उसको 4 साल मानो। ठीक है, महिला में तो जो ऊपर आपको ये वाले कंडीशन दी गई हैं, इनको लागू करने के पहले 2 साल और ऐड कर दीजिएगा, ऐसा कहने का इनका मतलब है। तो चलो देखो यहां पर हम आते हैं, तो अब देखो यहां पर क्या है, श्रीमती वर्मा ने कंपनी में 4 वर्ष तक सेवा प्रदान की और इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब देखो किसी महिला कर्मचारी के मामले में यदि उसने 2 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो विशेष विचार के लिए उपरोक्त नियमों को लागू करने से पहले उसकी वास्तविक सेवा में 2 वर्ष जोड़ दिए जाते हैं। तो 4 में +2 कर दो, यानी इनकी सेवा मानी जाएगी 6 साल के लिए, और 6 साल बाद ये इस्तीफा दे रही हैं। 6 साल बाद इस्तीफा का मतलब 5 वर्ष के बाद और 10 के पहले। और यहां पर बात करी गई है कि अगर ये इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा देने वालों को या तो ग्रेच्युटी मिलेगी या पीएफ मिलेगा, तो इनके लिए कौन सा ऑप्शन होगा, सी होगा, या तो ग्रेच्युटी मिलेगी या पीएफ, कोई एक दिया जाएगा दोनों में से। ठीक है, आइदर और की वाली कंडीशन है। अब ये क्यों होगा, एक्चुअली इन्होंने 4 साल काम किया था, क्योंकि महिला थी तो 2 साल इनके ऐड कर दिए, तो इनका 6 साल बन जाता है। और 6 साल के बाद ये 5 साल के बाद वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पर ये वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, अगर ये मेल होती तो 5 वर्ष से कम सेवा में इन्होंने करा तो इनको ग्रेजुटी पीएफ दोनों ही नहीं मिलता, लेकिन ये एक्चुअली फीमेल हैं तो 2 साल ऐड कर दिया, तो इनको कम से कम दोनों में से एक चीज तो मिल जाएगी।
अगला, मेहर को कंपनी में 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। इस दौरान उन्होंने बिना वेतन के 1 वर्ष की छुट्टी ली। तो 5 में से 1 कट गया, 4 वर्ष इनका हुआ। बाद में उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया। यानी कि 4 साल के ही इन्होंने 4 साल तक सेवा करी है और बर्खास्त किया गया है। तो 5 वर्ष के, अब यहाँ पर कौन सी वाली सिचुएशन, ये चौथी वाली आएगी। 5 वर्ष की सेवा से पहले बर्खास्त या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पीएफ मिलता है, ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। तो इनको क्या दे दो, सिर्फ पीएफ दे दो, क्योंकि 4 साल इन्होंने जॉब करी है। क्लियर हो गई बात। तो इनको सिर्फ पीएफ दिया जाएगा, ग्रेच्युटी नहीं दी जाएगी, ऐसा सीधा सीधा लिखा है। पीएफ मिलता है लेकिन ग्रेच्युटी नहीं। लेकिन इस अवधि के दौरान इस्तीफा दो देंगे, उनको दोनों ही चीजें नहीं मिलेंगी। लेकिन इसने इस्तीफा नहीं दिया, ये बर्खास्त किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, श्री अशोक को 10 वर्ष के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। श्री अशोक जी हैं, 10 वर्ष के बाद बर्खास्त किया गया। तो देखो 10 वर्ष के लिए यहां पर आ जाओ। 10 वर्ष की सेवा के बाद इस्तीफा देने वाले, नौकरी से बर्खास्त किए जाने वाले, रिटायर होने वालों को ग्रेजुटी और पीएफ दोनों मिलते हैं। तो इनको भाई साहब जी और पीएफ दोनों दिए जा सकते हैं। डी ऑप्शन इनके लिए बिल्कुल एकदम सटीक बैठेगा। अक्षय ने कंपनी के लिए 7 वर्ष तक काम किया और 3 वर्ष से चली आ रही लंबी बीमारी के कारण अंततः इस्तीफा दे दिया। यानी यानी कि इस्तीफा इसने कब दिया, 7 वर्ष के अंत में दिया होगा, 7 वर्ष तक। ठीक है। तो अब यहां पर इनका क्या हो जाएगा, 7 वर्ष तक काम किया और 3 वर्ष से चली आ रही लंबी बीमारी के कारण इस्तीफा दे दिया। तो काम तो इन्होंने 7 वर्ष तक किया और टोटल अगर इस्तीफा देखा जाए तो इन्हें 10वें साल में दिया होगा, यानी 3 साल तक ऐसे चल रहा था। तो इनके 10 काउंट नहीं होंगे, 3 माइनस होके 7 हो जाएगा, जिसके दौरान वह अवैतनिक अवकाश पर थे, वही बिना वेतन पे। तो इनका जो काउंट होगा वो कितना होगा, 7 होगा। ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर 7 वर्ष में इन्होंने क्या किया है, इस्तीफा दिया है। तो इस्तीफा देने वाले के लिए 5 साल से ऊपर और 10 से कम वालों के लिए सेवा से पहले सेवानिवृत्त या नौकरी से बर्खास्त किए जाने वालों को ग्रेच्युटी पीएफ दोनों मिलते हैं। लेकिन इस अवधि के दौरान इस्तीफा वालों को ग्रेच्युटी मिलती है या पीएफ मिलता है, ग्रेच्युटी मिलती है या पीएफ मिलता है। तो यहां पर यह वाली कंडीशन डी हो जाएगी, या तो जी मिलेगा या पीएफ मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट। श्रीमती देवल ने कंपनी में 3 वर्ष तक काम किया। श्रीमती देवल ने कंपनी में 3 वर्ष तक काम किया। 3 वर्ष तक अगर इन्होंने काम किया तो महिला है, 2 ऐसे ही जोड़ दो, 5 साल इनके पूरे हो गए। उस समय के 3/2 वर्षों के दौरान, यानी 3 साल का भी 2/3 कैंसिल कर दो, मतलब 1 साल। 1 साल ये कहां पर रही, अवैतनिक अवकाश पर रही। तो इन्होंने 2 साल ये काम किया प्लस 2 और जोड़ दो, तो इनका टोटल 4 साल ही काम बनेगा। 4 साल की ही इनकी जॉब बनेगी, जब महिला होते हुए 2 साल ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब आखिरकार उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तो 5 साल से कम वाले कौन है, 5 वर्ष की सेवा से पहले वाले हैं, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पीएफ मिलता है लेकिन ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। लेकिन इनको तो क्या किया गया है, निकाल दिया गया है, बर्खास्त किया गया है। तो बर्खास्त या सेवानिवृत्त होने वालों को पीएफ मिलता है, तो इनको यहाँ पर क्या होगा, पीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 साल से कम की है इनकी जॉब, 2 साल ऐड कर दिया तब भी इतना ही बनता है। ठीक है, तो इनको सिर्फ और सिर्फ पीएफ दिया जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए। अंतरंग का मतलब है उसकी बेटी की फोटो किसी ने किसी तरीके से गलत तरीके से फोटो खींच ली होंगी और सोशल मीडिया पे उसको तस्वीरों को डाल दिया होगा, कर दिया होगा। ठीक है, वही कह रही है, अपनी महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन पर ऐसे करने के लिए बोला। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, किसने करा, कहाँ किया, कैसे किया। नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए, वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। गलत। नाबालिग की गलती बताते हुए, ये भी आपका गलत। कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार, ये बिल्कुल सही है कि कॉलर आईडी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो सोशल मीडिया है, कैसे भी करके कुछ भी करके है, उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेस करो और जिसने ऐसा किया है उसको गिरफ्तार करो। ठीक है, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है। माता पिता को उनकी बेटी से परामर्श लेने की सलाह, ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं।
सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञता का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है। तो आपको क्या करना चाहिए? मतलब एक तरीके से सोशल मीडिया निगरानी से पता चला है कि अनाधिकृत का मतलब यहाँ पर एक तरीके से अनऑथराइज्ड पॉलिटिकल रैली होने वाली है। तो उसकी योजना बनाई गई है, उसका पता चलता है और वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, मना किया गया है कि ऐसा नहीं किया जाएगा, फिर भी उसका उल्लंघन करके ऐसा किया जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना, प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। बिल्कुल गलत। विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करना चाहिए, ये भी गलत। इंटरनेट सेवाओं के अभ्यर्थी के अस्थायी निलंबन, इसका भी कोई मतलब नहीं। भाई इंटरनेट पे कर दोगे तो उससे क्या होगा? वहां तो उन्होंने पोस्ट कर दिया, अब इंटरनेट बंद भी कर दोगे, वो तो अपनी रैली निकालेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रवेश द्वारों यानी जो रैली निकालने वाले हैं, प्रवेश द्वारों को रोकने के लिए बलों का तैनात करना। जहां जहां से ये रैली निकाल रहे हैं, जहां जहां से ये निकलेंगे, एंट्री करेंगे, उन एंट्री पॉइंट्स पर आप क्या लगा लो, पुलिस बलों को लगा दो। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मतलब दंगा प्रभाव क्षेत्र है कोई, ठीक है, आप वहां के स्टेशन प्रमुख हैं। सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए मतलब तरीके से वहां पर लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद और कुछ ऐसी चीजें ना हो, उसको बनाए रखने के लिए क्या करना हो? शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्त, ये वाला गलत हो जाएगा। संभावित उपद्रवियों को सोशल मीडिया प्रोफाइल की निगरानी करनी चाहिए, यहां पर कोई मतलब नहीं बनता। सोशल मीडिया की बात नहीं करेगी। खतरनाक हथियारों को रखने पर निदेश आदेश लागू करना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं कोई मतलब नहीं बन रहा है, ठीक है। हमको तो वहां उस तरीके से, हमें हथियारों के बारे में कोई जानकारी नहीं। अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए, ये आपका सही है। मतलब वार्तालाप करनी चाहिए कि इन चीजों को सही से बनाए रखो, इस तरीके से इस चीजों को करने के लिए बोला गया है। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। लास्ट है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यानी कि ई कॉमर्स कुछ वेबसाइट हैं, उनको घोटालेबाज हैं, घोटाला कर रहे हैं, जाली ई कॉमर्स वेबसाइट खोलनी है, उनकी पहचान करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? साइट पंजीकरण पता करने के लिए एथिकल जो हैकर होते हैं इकट्ठा करना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, टीमों को इकट्ठा करना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर ये टीमों को इकट्ठा करना चाहिए, ये थोड़ी सी वो। चलो आगे और पढ़ते हैं। क्षेत्र के सभी नागरिकों की ऑनलाइन, नागरिक से कोई मतलब नहीं है, नागरिकों की ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं, कोई घोटाला थोड़ी वो कर रहे हैं, वो तो खरीदारी कर रहे हैं एक तरीके से, घोटाले के उसमें चक्कर में तो वो खरीदार पड़ रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा गलत हो जाए। हैकर्स को नियुक्त करना चाहिए और बिना सर्च वारंट के विक्रेता बैंक खातों का विश्लेषण करना चाहिए। हैकर्स को नियुक्त करना चाहिए और बिना सर्च वारंट के विक्रेता बैंक खातों का विश्लेषण करना चाहिए। चलो इसको एक बार हम होल्ड पे रखते हैं। सभी अनाधिकृत ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल और एप्स पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ठीक है। सभी अनाधिकृत ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स और एप्स पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ठीक है। तो अब प्रतिबंध जब लगाओगे तो पुलिस अधिकारी के रूप में घोटालेबाजों की पहचान, यहाँ पर पहचान की बात करी गई है, प्रतिबंध लगाने की, अभी तो आपको पहचान करनी है, तो इसलिए आपका ये डी गलत हो जाएगा। पहचान करने के लिए आपको क्या करना, यहाँ पर देखो, बैंक खातों को विश्लेषित करना चाहिए बिना वारंट के सर्च, ये भी गलत हो जाएगा। तो पहचान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनके पंजीकरण का पता लगाना पड़ेगा, ये रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है। तो वो एथिकल हैकर्स होते हैं, उनकी टीम बनाइए और उनको बोलिए कि इस एरिया में ऐसे ऐसे करके यहाँ पर है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने अपने इससे कई सारे आंसर्स हैं जो मैच किए होंगे, कुछ आपके गलत भी हुए होंगे, कुछ सही भी हुए होंगे और कुछ छोड़ के आए होंगे, उनको भी डिस्कस कीजिएगा। बाकी रही बात बोर्ड का, जब आंसर की आएगा वहां से फाइनली होगा, मे बी हमने यहाँ पर डिस्कशन कराया जरूर है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने पूरा सॉलिड तरीके से कराया है। मे बी आप हमारे भी यहाँ पर दो चार के डिस्कशन करते समय आंसर अकॉर्डिंग टू बोर्ड गलत हो जाए, बट मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश करी है कि जो बेहतर आंसर हो सकता है
उसको यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों ने इन चीज़ों से कुछ न कुछ सीखा भी होगा, कुछ नई चीज़ें भी जानी होंगी। तो ऐसे ही वीडियो और ऐसी ही चीज़ों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे इसी तरीके से कई सारे वीडियोज़ आते रहेंगे, जहाँ पर आपकी तैयारी को एक पुख्ता मतलब पुख्ता आपकी तैयारी हो जाएगी, तैयारी को एक आपको वो मिलेगा। और भी कई सारे एग्ज़ाम हैं, अभी जैसे रेलवे का चल रहा है, उसकी भी हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आएँगे और हम कुछ टॉपिक को भी लेके आएँगे। आपको लगता है कि आपका कौन-सा टॉपिक कमज़ोर है? उसके लिए आप एक चीज़ ये कर सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका कौन-सा ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जहाँ पर आपको नहीं समझ आता है। तो हम उसका एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक उसका हम वीडियो आपको बना कर के देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक से, ताकि आप वहाँ पर जाओ कम समय में ही आप उसको टिक करके सॉलिड एकदम करेक्ट आंसर लगा के आओ। तो इसी के साथ हम अगले पेपर के डिस्कशन के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।